नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखाते देश के पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन करते करते लगभग 70 दिन बीत गए, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं करी है। इसी बीच जो पूर्व सैनिक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनको समर्थन देने बिहार से कुछ लोग पहुँचा, ये बात करते हैं उनसे। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने देश के युद्ध में एक अपना पैर है वो अपना शहीद कर दिया, अपने एक पैर, लेकिन आज वो डमी पैर लगाकर इस आंदोलन को समर्थन करने वो भी पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम पूर्व सैनिक संतोष कुमार राय है। वर्तमान में सोशल मीडिया का जर्नलिज्म करता हूं और बिहार के बेगूसराय से आता हूं। उसी बेगूसराय से आता हूं जहां के दिनकर जी थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा तमाम उन कहे गए बातों को बहुत बारीकी से समझा गया। मैं जिन्हें पकड़ के रखा हूं, जिन्हें थाम कर रखा हूं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना से हैं और ये अपने जज्बे के दम पर खड़े हैं। आज इनके जो पैंट में जो पैर है वो कृत्रिम पैर है और युद्ध के समय वो गंवाया हुआ पैर है। मैं 24 साल के सेना के सेवा के उपरांत वो सुन स्वभावशाली लोगों में से हूँ जो पहले देश के लिए लड़ा और आज समाज के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए मैं देश के युवाओं से बार बार कहता हूं कि उन्हें हमेशा स्मरण रखना, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान खो दिया। अच्छा सर, ये बताइए, जिन्हें आज अपने जो जो दुश्मन हैं, हमलावर हैं, उनसे लोहा लेते थे, आज उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आज वो फुटपाथ पर बैठकर न्याय की भीख मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी विडंबना हो सकती है कि मैं एक गणतांत्रिक देश का नागरिक हूं और उस गणतांत्रिक देश का नागरिक हूं जिन्होंने अपने युवा अवस्था में ही उस स्वर्ण पराक्रम के पथ को चुना जहां पर ज़िंदगी के बाद सिर्फ मौत मिलती है। सेना के लिए एक समान सा उदाहरण और परिभाषा ये कहता है कि वो पागलों की टुकड़ी होती है जो आबादी से दूर और बर्बादी के करीब रहती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा भी शिकन नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश की उस आबादी जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन हो चुका है, चाइना को पछाड़ते हुए हम 1 नंबर पर आ चुके हैं और मैं उसी देश की राजधानी दिल्ली में हूँ। और उसके लिए बात करते हुए, उसके लड़ते हुए हमें ये गौरव रहता है, हमें सम्मान रहता है कि हमारे लिए बात करने वाला कोई हमारे पीछे है। लेकिन जब वहाँ आकर के हमें लगता है कि हमें भी धरना पर बैठना पड़ेगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये चूँकि हर समय से ये दिया गया था अधिकार कि सेना का जो अधिकार प्रिविलाइजेशन है किसी न किसी के साथ जोड़ा गया। जब इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रेलवे के द्वारा किए गए धरना अनशन में उनके साथ ही हमें अधिकार मिल जाता था, हमारे देश के, हमारे पूर्वजों को, हमारे देश की सेना को। लेकिन वर्तमान समय में एक अलग से विधान बना दिया गया है, मिलिट्री लॉ यहाँ तक कि अलग से निर्धारित कर दिया गया है। हमारे लिए कोर्ट का निर्माण है जिसे आर्मी ट्रिब्यूनल या मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहते हैं, लेकिन सरकार हमें सिर्फ हर क्षेत्रों से अलग करके छोड़ दिया है। अच्छा, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको जो मांगे हैं वो संज्ञान में नहीं ले रही है, या मांगे जो है वो मांग नहीं रही? सिर्फ एक ही मजबूरी है सरकार की कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हम वो लोग हैं जो सरकार के वादों के साथ, उनके दिए हुए कसमों के साथ अनुशासित रहना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के आम जनता की तरह हम कभी उग्र हो जाए, कभी किसी जंतर मंतर के बाद आगे निकलने का प्रयास करें या उनके साथ कोई दुर्भावना ना करें। हम कभी नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि हम सैनिक हैं, हमारे नीचे भी हमारे देश के ऐसे बहुत सारे जनता हैं जिनके साथ बहुत सारी पीड़ाएं हैं, लेकिन चूंकि हम भी भारत के बेटे हैं, हमारा भी अधिकार बनता है और लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए आज जंतर मंतर पर तो बैठे हैं और संवैधानिक रूप से चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। अच्छा, किसान और जवान के सम्मान में एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, लेकिन आज वो जवान जो है सड़कों पर है। आपको लगता है वो नारा आज बुलंद है, जय जवान जय किसान? नहीं, बिल्कुल बुलंद नहीं है। वो हमारे देश के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया हुआ नारा है जो कि सदैव उन सेना के लिए, उन किसानों के लिए आदरणीय है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उनका भी आभार है, सेना की तरफ से कोई द्वेष नहीं है उनके, क्योंकि उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया बहुत दिन के बाद। लेकिन जो खामियां हैं वो बहुत छोटी खामी है जिसे टेबल पर निपटाया जा सकता है, जिसके लिए हमारे भाई हैं। और 70 दिन के बाद मुझे बिहार से आना पड़ता है और ख़ास करके आप देख रहे हैं मेरा लुक, मैं शुद्ध देहाती हूँ, गंगा किनारे रहता हूँ एकदम देहात में। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? दिल्ली हमारे लिए माँ बाप है, हमारा संविधान है, और नहीं सुनता है तो हम लोग को खामियां जो है वो छोटी सी खामियां वो ख़त्म की जा सकती है, लेकिन वो खामियां आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो सरकार की मानसा हो सकती है। साफ तौर पर कह सकते हैं चूँकि सरकार में अब हमारे नुमाइंदे भी हैं जो इन्होंने हमारा नेतृत्व किया है। देश के भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल रैंक से रिटायर हुए आदमी संसद भवन में बैठते हैं
और नहीं करते हैं तो उनके मन की खामी हो सकती है। और इसको बहुत कुदेरते हुए नहीं, साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि उनके मन की बात है, वो जब चाहेंगे तब निपट देंगे। लेकिन वो है ना कि क्या कहते हैं, एक छोटे बच्चों के लिए कहावत है कि जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, छोड़ देती है। तो फौजियों के साथ ही ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोने वाले नहीं हैं। ये शौर्य और पराक्रम स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं, तो ये रोते नहीं हैं। ये तो एक सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी आपके देश के नागरिक हैं, हमें भी वोट का अधिकार है और हमें भी जिंदा रखिए लोकतंत्र में, इसलिए यहाँ तक आ गए। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी फ़ौज मरी जा रही है, लूटी जा रही है। अरे इस सरकार को हम चलाते हैं, जब हमारी ज़रूरत होती है तो इनके लिए हम सहयोग करते हैं, इसके प्रशासन का सहयोग करते हैं, समाज का सहयोग करते हैं, पुलिस का सहयोग करते हैं और अपना खर्चा पर करते हैं। तो वो सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो और उससे ज़्यादा क्या कहेंगे। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आंदोलन लंबा समय बीत गया उसके चलते चलते, लेकिन आपका आंदोलन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कहीं नज़र नहीं आता। एक जनता में जो विश्वास है मीडिया का, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। जनता में जो विश्वास था वो विश्वास इसलिए खोते जा रहा है कि आप देश की मीडिया हैं, आप आज प्रत्यक्ष आंखें हैं जिसे डिजिटल मीडिया कहा जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया हूं, तो मीडिया में कोई भेद नहीं होता है। जो मीडिया का सारांश कहता है, जो उनका जो रूपांतर कहता है कि जिन्हें भी खबर का संकलन करने आता है, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह संवाद स्थापित कर सकते हैं, वो सब के सब जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। तो यहाँ के मीडिया में हम की भावना हो चुकी है। उन्हें लगता है कि हम सेटेलाइट रूम में बैठते हैं, टीवी रूम में बैठते हैं, इन लोगों की बात क्यों सुने। तो शायद आप अपने आप का अपना विश्वास खो रहे हैं। चूँकि मैं सेना में था और वर्तमान में मीडिया में हूँ, तो उतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें क्षोभ है कि हम आपके लिए लड़ते हैं। बिहार में कहीं भी किसी पत्रकार के साथ कुछ भी अत्याचार हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे याद किया जाता है, और लेकिन वो हमारे लिए कभी खड़े नहीं होते हैं, कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, अपने हक और अधिकारों की मांग उठाने के लिए इतना समय क्यों लग गया आखिर? नहीं, चूँकि इसलिए कि हमें लगता है कि हम केंद्र सरकार के सीधे कॉन्ट्रैक्ट में रहने वाले लोग हैं। हम हमेशा से हमें क्या कहा जाता है कि प्रथम केंद्रीय कर्मचारी हैं आप, तो हमें लगता था कि हमारी बात को सुनने वाला है ही, हमारा नेतृत्व करने वाला है, तो हम क्यों बोलें। और बार बार आपने देखा होगा कि मोदी जी जब भी कभी कुछ ऐसा फंक्शन होता तो यही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सियाचिन पहुँच जाते थे, जो पहाड़ों में पहुँच जाते थे। एक विश्वास था हम लोगों को, इसलिए लेट हुआ बोलने में। बाकी मांगे हमेशा रहता है, लोगों की आशा हमेशा रहती है कि हमें हमारा अधिकार मिले। बिहार में आपके आंदोलन की, पूर्व सैनिक के आंदोलन की क्या स्थिति है? बहुत सुंदर स्थिति है। इससे क्या बड़ी स्थिति हो सकती है कि जब यहाँ से आह्वान हुआ तो बिहार ही नहीं, पूरे देश के जिला से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया और राष्ट्रपति के नाम रजिस्ट्री किया गया बाय पोस्ट। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, चूँकि हम लोग संवैधानिक रूप हैं, हम लोग उग्रता के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से हम अपने अधिकार को रख रहे हैं। हम आपके अधिकार के लिए उग्र हो सकते हैं, आपके ऊपर शोषण हो रहा है तो हम खूब उग्र होते हैं। सब लोग जानते हैं मैं काफ़ी उग्र होता हूँ, अब शब्दों का प्रयोग करता हूँ, काफ़ी गाली देता हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक मेरे मांग की जब बात आती है तो हमें लगता है कि सरकार हमारे लिए है और एक न एक दिन जरूर सुनेगी। अच्छा, आपको लगता है OROP और MSP जैसी तमाम आपकी मांगे वो सरकार मांगेगी जल्द से? बिल्कुल मानेगी। और मुझे लगता है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत थोड़ा छकाया जा रहा है अपने बच्चों को। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, तो ऐसा ही किया हो रहा है, मांगी जाएगी 100%।